हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 5 मैथ्स का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपका मैथ्स का पेपर किस टाइप से पूछा जाता है और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। पेपर का सबसे पहला पार्ट है आपका नॉलेज। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट दिस नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग द नंबर्स। अब आपके सामने ये नंबर दे रखा है, आपको इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग में लिखना है। देखिए बच्चों, अगर इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या करनी है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, चाहे वो इंटरनेशनल वाला हो या फिर इंडियन हो। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो इस नंबर को हम अलग से लिखते हैं। सबसे पहले 5,487 देन 345। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, वंस, टेंस, 100। अब ध्यान रखना कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं इसकी, ठीक है। वंस, टेंस, 100, देन ये है इसका 1000, ये इसका 10,000, फिर ये इसका 100,000, उसके बाद में ये है इसका मिलियन, ठीक है। अब आपको इसको नंबर नेम लिखना है इसका, तो क्या लिखेंगे हम, 5,487,345, ठीक है। रिपीट करते हैं इसको, 5,487,345। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चाहे इंटरनेशनल पूछा जाए या इंडियन पूछा जाए, आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फॉर एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। लेकिन जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, मतलब कि जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा है, तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। आपके सामने पहला फ्रैक्शन क्या है, 25/6। तो यहाँ पे तो क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में 12/13, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। 15/14, हमारा अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। और यहाँ पर क्या है 19/20, तो ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेजर दीज एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। आपके सामने एंगल्स हैं, आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से इन एंगल को मेजर करके लिखना है कितने डिग्री का है। तो आपके सामने ये प्रोटेक्टर है। आई नो दैट आपको प्रोटेक्टर को काम में लेना अच्छी तरीके से आता है, लेकिन हम कुछ बातों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप किसी तरह की कोई गलती ना करें, ठीक है। अब आपके सामने क्या है, प्रोटेक्टर है और यहाँ पर दो तरीके की स्केल है, जैसे कि एक है नीचे वाली 0, 10, 20, 30 और एक है ऊपर वाली 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब आपको पता है कि ये नीचे वाली को कब काम में लेना है और ऊपर वाली को कब काम में लेना है, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि क्या है, आपके सामने ये लाइन है, लाइन के अगर लेफ्ट राइट साइड में है, राइट साइड में है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले स्केल को काम में लेंगे। लेकिन अगर लाइन के लेफ्ट साइड में एंगल बना रखा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले स्केल को काम में लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके सामने ये एंगल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले स्केल को काम में लेंगे। लेकिन अगर एंगल इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है, लाइन के लेफ्ट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले स्केल को काम में लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एंगल आपके सामने ये है, तो हम यहाँ पे रखते हैं प्रोटेक्टर को, ठीक है। हमने यहाँ प्रोटेक्टर को रखा, ये हमारी नीचे वाली लाइन है, ये हमारी ऊपर वाली लाइन है, ये कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, तो कितनी जा रही है, ये हमारा एंगल है। तो ये जो हमारा एंगल है वो अप्रॉक्सीमेटली 33 डिग्री के आसपास एंगल बन रहा है। और जो एंगल 33 डिग्री है तो वो कौन सा एंगल होगा, वो होगा हमारा एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट एंगल को मेजर करते हैं, आपके सामने प्रोटेक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको देखना है कि हमको कौन से स्केल को काम में लेना है, तो हम नीचे वाले स्केल को काम में लेंगे, क्योंकि एंगल कहाँ पर है, लाइन के राइट साइड में, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, आई थिंक ये हो रही है 105 तक। मेरे पास में स्केल नहीं है, आप इसको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे स्केल की हेल्प से। तो ये क्या हमारा 105 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए बच्चों, जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 डिग्री होता है वो होता है राइट एंगल, और जो 90 डिग्री से कम होता है उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। अगला क्वेश्चन है, राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 एंड मेंशन विच वन हैज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखने, उसके बाद में आपको बताना है कि किस नंबर पर लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा।
लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है वो लाइन जो किस नंबर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमको देखना है कि इनमें से किस नंबर पर लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा। तो देखिए 1 पे किसी तरह की लाइन नहीं आएगी, 2 पे भी नहीं आएगी, लेकिन 3 पे आएगी, क्योंकि ये जो लाइन है वो 3 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। टॉप अलग है, बॉटम अलग है, तो ये लाइन ने क्या किया, 3 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। 4 पे किसी तरह की लाइन नहीं आएगी, 5 पे नहीं आएगी, 6 पे नहीं आएगी, 7 पे नहीं आएगी, 8 पे आएगी। 8 पे दो लाइन है, ये लाइन जो है वो 8 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये लाइन भी 8 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। और 9 पे भी किसी तरह की कोई लाइन नहीं आएगी। तो दो नंबर है हमारे 3 एंड 8, जिसपे क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री अप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन है, लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको मैप दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसका आंसर देना है। नेम द चौक विच इज़ नियरेस्ट टू द राष्ट्रपति भवन। उस चौक का नाम बताना है जो कि राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पास में है। तो इसका आंसर क्या होगा, विजय चौक। अगला क्वेश्चन है, नेम द एंगल मेड बाय राजपथ एंड जनपथ। तो राजपथ और जनपथ कौन सा एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या है आपकी राजपथ है, और ये क्या है, जनपथ है। तो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारा राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मार्क दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब हम विजय चौक से इंडिया गेट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला मार्ग कौन सा होगा, सबसे पहला रास्ता कौन सा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, रफीक मार्ग। तो हमने यहाँ पे लिखा रफीक मार्ग। अगला क्वेश्चन है, कलर द हेक्सागोनल शेप लुकिंग इन द मैप। अब आपके सामने ये जो मैप है हेक्सागोनल शेप में आपको कलर करना है। तो देखिए हेक्सागोनल शेप वो होता है जिसकी टोटल 6 साइड्स होती है। तो आपका क्या है, हेक्सागोनल शेप है, इसको आपको कलर करना है। पेपर का अगला पार्ट आपका अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, फॉर्म द बिगेस्ट नंबर यूजिंग 6 8 7 5 एंड 0। तो आपके सामने ये डिजिट दे रखा है, इन डिजिट की हेल्प से आपको बिगेस्ट नंबर बनाना है। तो देखिए जब हमको बिगेस्ट नंबर बनाना होता है तो हमको डिसेंडिंग ऑर्डर काम में लेना होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इन डिजिट में से आपके सामने सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, उसके बाद में 7, देन 6, देन 5, देन 0। तो ये क्या हमारा सबसे बड़ा नंबर। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैटर्न बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आपका ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, जब भी आपसे पैटर्न वाला क्वेश्चन पूछा जाए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट हो रहा है, जो टर्न है, वो कितना हो रहा है, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपके सामने क्या है, ये पेंसिल है, पेंसिल की ये फर्स्ट स्टेज थी। सेकेंड स्टेज में आकर पेंसिल इस तरीके से टर्न हो गई। अब आप मुझे बताइए कि जो पेंसिल का टर्न है वो कितना था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 1/4 टर्न था। इसको हम क्वार्टर टर्न भी कह सकते हैं। अब अगला जो एग्जांपल है, जैसे कि आपके सामने पेंसिल है, ये इसकी फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज में आकर पेंसिल पूरी ऐसे हो गई है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो टर्न है वो कितना है। तो ये है हाफ टर्न है। उसके बाद में ये जो पेंसिल थी, ये फर्स्ट स्टेज थी इसकी। अब ये जो पेंसिल है वो इस तरीके से टर्न हो गई है, ये इसकी सेकेंड स्टेज है। तो ये जो टर्न है वो कितना है, तो वो है इसका 3/4 टर्न। इस तरीके से आपके टर्न होते हैं। अब मान लीजिए ये जो पेंसिल है वो इसी तरीके से वापस है, इसका मतलब है कि ये पूरा घूम के वापस सेम पोजीशन पे आ गई है। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है 1/4 टर्न, हाफ टर्न एंड 3/4 टर्न, ठीक है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो आपका शेप है वो मूव होके इस तरीके से आया, तो इसका जो मूवमेंट है वो कितना होगा, 1/4 मूवमेंट है। ये अगेन यहाँ पे शिफ्ट होके 1/4 मूव हुआ। क्योंकि हमें कैसे पता चल रहा है, हम इस एरो को देख रहे हैं। ये एरो पहले यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर ये नीचे शिफ्ट हो गया। अब आप मुझे बताइए कि जो बॉक्स है वहाँ पर कौन सा शेप आएगा, नंबर 1 ऑप्शन वाला या नंबर 2 ऑप्शन वाला। तो ये जो एरो यहाँ पे था 1/4 टर्न के बाद में ये जो एरो है हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा शेप है, तो ये आफ्टर 1/4 टर्न ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, शेड फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन दे रखा है, उसके हिसाब से आपको उस बॉक्स को शेड करना है। 4/9 है। तो देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख रखे हैं, उसमें से आपको 4 पार्ट को शेड करना है। तो हम फटाफट शेड कर लेते हैं। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये इसका 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। हो गया हमारा 4/9। सेम आपको यही करना है 5/8। टोटल कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 मिनट से आपको 5 को शेड करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 5/8।
अगला क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9 फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 एंड 9 के मल्टीपल्स लिखने, उसके बाद में उनमें से जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो लिखने। तो देखिए सिंपल सा मतलब जो होता है मल्टीपल का वो होता है 6 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं उसको कहा जाता है 6 के मल्टीपल्स हैं। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो हम सिर्फ फटाफट 6 की टेबल लिख लेते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। सेम इसी तरह से हम 9 की मल्टीपल्स लिख देते हैं, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 90। अब आपको बताना है इनके कॉमन मल्टीपल जो कि दोनों में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 18, 36 एंड 54। देखिए 18 6 में भी आ रहा है, 18 9 में भी आ रहा है, 36 6 में भी है, 36 9 में भी है, 54 6 में भी है और 54 9 में भी है। तो जो नंबर इन दोनों में कॉमन है उसको कहा जाता है इनका कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या है इनके, 18, 36 एंड 54। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फैक्टर ट्री ऑफ 18 एंड 24। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, 18 एंड 24 के फैक्टर ट्री बनाना है। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर उन नंबर को कहा जाता है जो कि उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं 18 की, तो 18 के फैक्टर्स क्या हैं, 6 और 3। ठीक है, 6 की टेबल में 18 आता है और 3 की टेबल में भी 18 आता है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी कितना आता है, 18 आता है। तो ये दोनों क्या है, 18 के फैक्टर्स हैं। देखिए बच्चों फैक्टर ट्री तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो प्राइम नंबर नहीं आ जाता। जैसे कि हम बात करते हैं 3 की, अब 3 के आगे फैक्टर्स नहीं होंगे क्योंकि 3 क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 6 के होंगे। तो 6 का क्या होगा, 2 × 3। तो अब ये क्या हो गया, दोनों क्या हैं, 6 के फैक्टर्स हैं, ये भी 6 का फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन अब 2 और 3 का फैक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हमने 18 का फैक्टर ट्री बना लिया। अब हम बात करेंगे 24 का, तो 6 × 4, 6 की टेबल में 24 आता है, 4 की टेबल में 24 आता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इनके आगे और फैक्टर्स होंगे, तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 का फैक्टर है, सॉरी 4 का फैक्टर है, और ये भी 4 का फैक्टर है। इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, लेकिन आगे ये इनका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब हम 6 के फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 2 × 3, इनको मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 आया, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, लेकिन आगे इनके फैक्टर्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 2 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 3 का कोई फैक्टर नहीं होता। तो इस तरीके से हमने 24 का फैक्टर ट्री बनाया। पेपर का अगला पार्ट आपका एबिलिटी टू कंप्यूट। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए बच्चों जब भी आपसे एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाए, इनको सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू में पुट कीजिए। जैसे कि हम लिखते हैं नंबर सबसे पहले 6 0 9 4 6 2 एंड 3, इनको प्लेस वैल्यू में लिखते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। क्लियर। अब सबसे पहले हम इनके जीरो पुट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 6 की, तो 6 में ये 10 लाख है तो कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया ये हमारा 60 लाख, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, और ये हमारा एक और जीरो 60 लाख। उसके बाद में हम बात करते हैं जीरो की, तो ये हमारे पीछे 5 जीरो आ जाएंगे, ये फिर भी जीरो रहेगा। जीरो को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 9 की, तो ये क्या हमारा 10,000 है, तो कितने जीरो आ जाएंगे हमारे, 4 0 2 3 4, ये हमारा ये 90,000। उसके बाद में हम बात करते हैं 4 की, तो 4 में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, ये हमारा आ जाएगा 4000। उसके बाद में 100 की बात, 6 की बात करते हैं तो 100 है, दो जीरो आ जाएंगे, 600। उसके बाद में 2 की बात करते हैं तो टेंस पे है तो एक ज़ीरो आएगा, तो यह जाएगा 20। उसके बाद में 3 1s प्लेस पे है तो आ जाएगा हमारा 3। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 60 लाख 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ये हमारा 60 लाख हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे 90,000, उसके बाद में हम लिखेंगे 4000, देन 600, देन 20 + 3। ठीक है, ये हमारा क्या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, 60 का 60 आ गया, ये हमारा 90,000 था तो ये है 90,000, फिर ये 4000 पे 4623। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन पैटर्न। अब आपको यहाँ पे पैटर्न दे रखा है, इसको आपको कंटिन्यू करना है। एक तरफ आपको अल्फाबेट दे रखा है, दूसरी तरफ आपको नंबर दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अल्फाबेट की बात करते हैं, ABC। इसका मतलब है कि यहाँ पे अल्फाबेट की सीक्वेंस चल रही है, DEFG।
ये हमारा अल्फ़ाबेट है। उसके बाद में अगर नंबर की बात करते हैं 3, 6, 9, इसका मतलब है कि ये 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो ये हमारा क्या हो गया, पैटर्न हो गया। अगला क्वेश्चन है फ्लोरमा सेल्स ड्राइड फिश फॉर ₹150 अ kg, हाउ मच मनी डज शी अर्न बाय सेलिंग 20 kg ऑफ अ ड्राइड फिश। तो देखिए आपके सामने सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर फ्लोरमा ड्राइड फिश को सेल करती है तो 1 किलो का कितना रुपये मिल रहा है इसको, 150 मिल रहा है। तो 1 kg पे कितना मिल रहा है इसको, 150 रुपीज़। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच मनी डज शी अर्न बाय सेलिंग 20 kg ऑफ ड्राइड फिश। अगर वो 20 kg बेचती है तो उसको कितना अर्न होगा। तो 1 kg पे अगर 150 है तो 20 पे कितना होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 150 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते देखते कितना आता है, इसको 0 0 0 देन 2 0 0 2 5 10 1 goes there 2 1 2 एंड 3। तो कितना अर्न हो रहा है इसको, 3000 रुपीज़। कितने रुपए मिल रहे हैं इसको, 20 kg बेचने पे इसको कितना रुपए मिल रहा है, 3000 रुपीज़। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पूजा हैड ₹600, शी स्पेंड 1/6 ऑफ इट ऑन नोटबुक्स, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑन नोटबुक्स, सॉल्व इट। तो देखिए बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूजा के पास में टोटल 600 रुपीज़ थे, उसमें से 600 का उसने 1/6 जो रुपए थे उसने नोटबुक्स पे खर्च कर दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसने नोटबुक्स पे कितने रुपए खर्च किए। तो उसके पास में टोटल अमाउंट कितना था, उसके पास में टोटल अमाउंट था 600 रुपीज़। उसमें से इसने 1/6 जो था वो नोटबुक्स पे खर्च कर दिया। तो 1/6 ऑफ 600 कितना होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर है हमारा, 100 रुपीज़ आया। इसका मतलब ये है कि पूजा ने अपने नोटबुक्स के लिए 100 रुपीज़ स्पेंड किए। अगला क्वेश्चन है लुक एट द पैटर्न्स ऑफ नंबर्स इन हेक्सागन, ईच साइड हैज़ 2 सर्कल एंड 1 बॉक्स, यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इन द सर्कल नेक्स्ट टू इट, सॉल्व इट। देखिए बच्चों आपको कहा जा रहा है कि जो हेक्सागन है, हमने अभी डिस्कस किया था कि हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 साइड्स हैं। ईच साइड हैज़ 2 सर्कल एंड 1 बॉक्स, हर साइड में 2 सर्कल हैं और एक बॉक्स है। यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स इन द सर्कल। अब आपको ये जो बॉक्स में नंबर कहाँ से मिलेगा, जब हमारे सर्कल में जो नंबर दे रखे हैं जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो हमको यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9 8 से कितना होता है, 72 होता है। 8 7 56, 7 5 35। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 20 लिखा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5 4 20, 6 4 24 एंड 6 9 कितना होता है, 6 9 54। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। पेपर का अगला पार्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड देन 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल्स टू। अब आपको बताने कि वो ग्राउंड पे कितना किलोमीटर होगा, इसको एक बार नोट डाउन करते हैं। 1 सेंटीमीटर मैप पे है तो वो 20 किलोमीटर ग्राउंड पे है। अगर 5 सेंटीमीटर मैप पे है तो वो ग्राउंड पे कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 5 5 2 10, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ग्राउंड पे कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर दे रखा है तो आपको उसको एरिया निकालना है। हमको अच्छे से पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर एक साइड 12 है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, 12 होगी। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो एक साइड हमारी 12 है तो दूसरी साइड कितनी होगी, हमारी 12 होगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो गया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट मैजिक स्क्वायर्स यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 21 to 29, द टोटल ऑफ ईच लाइन इज 75। तो देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन है मैजिक स्क्वायर वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपका 4 मार्क्स कन्फर्म है, आप बहुत ईजिली स्कोर कर पाएंगे। अब आपका रूल क्या है कि जो सारी लाइन्स हैं इनका सम कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। इसका सम भी 75, इसका सम भी 75, ये जो लाइन है इसका सम भी 75 होना चाहिए, इसका सम भी 75 और इसका सम भी 75। तो ये आपका रूल है और नंबर आपको क्या यूज़ करना है, 21 से लेकर 29 तक। क्लियर। अब हम सबसे पहले इस वाले बॉक्स को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों इस बॉक्स में क्या है, आपको 2 नंबर तो पहले से दे रखे हैं, इनको ऐड करते हैं हम। 26 + 21 कितना हो गया हमारा, 47। अब हमारे पास में इनका ऐड आ चुका है, 47 है। अब हमको ये तीसरा नंबर निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 75 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आता है
15 में से 7 गया कितना बचा, 8 बचा। उसके बाद में 6 में से 4 गया कितना बचा, 28 बचा। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसका सम कितना है हमारा, 75 है। अब आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल चुके हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे और 75 में से माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे थर्ड नंबर मिल जाएगा। इसको भी ऐड करते हैं। 28 प्लस 24 कितना आता है, 8 प्लस 4 हमारा हो गया 12 और ये हमारा 52। अब 52 को 75 से हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करते हैं इसको। 5 में से 2 गया कितना बचा, 3 बचा। और 7 में से 5 गया कितना बचा, 23 बचा। तो यहाँ पे कितना है हमारा 23। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पास में यहाँ 2 नंबर आ चुके हैं, 23 प्लस 25। इनको ऐड करते हैं तो इनका आंसर कितना आता है, 5 प्लस 3 8 और ये हमारा 48। अब हमारे पास में 48 नंबर आ चुका है। तो 48 को 75 में से माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 15 में से 8 गया 7 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 27। क्लियर। अब हमारा ये बॉक्स बचता है तो हम क्या करेंगे, 24 प्लस 22 कितना होता है, 4 प्लस 2 6 एंड 2 प्लस 2 4। अब हम 46 को 75 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 6 गया 9 बचा और 6 में से 4 गया कितना बचा, 29 बचा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 29। तो देखिए बच्चों, हमने 21 से लेकर 29 तक सारे नंबर को यूज़ किया और सभी लाइंस का सम कितना है, 75 है। अगला क्वेश्चन आपका, ड्रॉ एंगल्स ऑफ 65 डिग्री एंड 140 डिग्री। फटाफट से आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है और उसके ऊपर 65 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 65 का मेजरमेंट लेंगे। ये हमारा 65 यहाँ पर है तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 65 डिग्री का एंगल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको 140 डिग्री का एंगल बनाना है। सेम रूल फॉलो होगा। हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 140 का मेजरमेंट लेंगे। ये हमारा 140 यहाँ पे आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 140 डिग्री का एंगल। अगला क्वेश्चन है, रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम। तो आपको यहाँ पे टेबल दे रखी है। टेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है टाइप ऑफ बोट। अलग अलग टाइप की बोट्स हैं, जैसे कि लॉक बोट है, लॉक टेल बोट है, मोटर बोट है और मशीन बोट है। अगला कॉलम है, कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप। तो एक ट्रिप में वो कितनी फिश को पकड़ के ला सकती है। और तीसरा कॉलम है, स्पीड पर आ। जो बोट है उसकी 1 घंटे में कितनी स्पीड है। जैसे कि लॉक बोट है वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। लॉक टेल बोट 1 घंटे में 16 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। मोटर बोट 1 घंटे में 25 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। और मशीन बोट सबसे ज़्यादा है, वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ फार कैन द लॉक टेल बोट गो इन 4 आवर्स। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जो लॉक टेल बोट है वो 4 घंटे में कितना दूर जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉक टेल बोट की स्पीड की। तो वो 1 घंटे में 16 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो 4 घंटे में कितना जाएगी। तो 4 से करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 64 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 64 किलोमीटर ट्रैवल करेगी वो 4 घंटे में। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ लॉक बोट हैज़ टू ट्रैवल 48 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अब आपसे कहा जा रहा है कि लॉक बोट को अगर 48 किलोमीटर तक का ट्रैवल करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉक बोट की। तो लॉक बोट को ना 1 घंटे में 6 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और उसको ट्रैवल करना है 48 किलोमीटर। तो इसको कितना टाइम लगना है। तो हम क्या करेंगे, 6 को 48 से डिवाइड कर देंगे तो 6 8 जा 48। देन उसको कितना टाइम लगने वाला है, उसको लगने वाला है टोटल 8 आवर्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रिप्स विल बी नीडेड टू द मशीन बोट टू ब्रिंग 21,000 kg फिश। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मशीन बोट को 21,000 kg फिश लाने के लिए कितनी ट्रिप्स करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए मशीन बोट एक ट्रिप में कितना ला रही है, 7,000 kg ला रही है। तो 21,000 को लाने में से कितना टाइम लगेगा। तो हम 21,000 को 7,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा 7,000 है तो कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21। तो उसको कितना ट्रिप करना पड़ेगा, उसको टोटल 3 ट्रिप्स करनी पड़ेगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मच फिश विल बी ब्रिंग द मशीन बोट इन 4 ट्रिप्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मशीन बोट है वो 4 ट्रिप्स में कितना ला पाएगी। तो देखिए अगर वो एक ट्रिप में 7,000 ला रही है तो 4 में कितना लाएगी। तो हम क्या करेंगे, 7,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 28,000। तो वो 4 ट्रिप में 28,000 kg फिश ला पाएगी। बच्चों आज की वीडियो में हमने आपका मैथ्स का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।